हेलो। लिखिए, ऑसिलेटर oscillator when a portion of output when a portion of output of an amplifier, हेडिंग दे दिया भैया। when a portion of output of an amplifier is supplied back to its input, when the portion of output of an amplifier is supplied back to its input, then it is called feedback in amplifier. Then it is called feedback in amplifier. When a portion of output of an amplifier is supplied back to its input, then it is called feedback in amplifier. And the amplifier obtained after feedback is called feedback amplifier. नेक्स्ट पैरा से लिखिए, when the output and input of an amplifier are in same phase, when the output and input of an amplifier are in same phase, then feedback is set positive. Then the feedback is set positive. Then the feedback is set positive. And when output and input are in opposite phase, then feedback is said negative. भाई बिलियनरी, तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम है। इधर क्लियर दिख रहा है। When the output and input are in same phase, then the feedback is set positive. And when the output and input are in opposite phase, then the feedback is set negative. Right? ये डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया था? जिन्होंने कर लिया उन्हें नहीं करना है, जिन्होंने नहीं किया था उन्हें करना है। ठीक है।
लिखिए इसके नीचे, डायग्राम के नीचे लिखिए VF equal to beta VO equal to feedback voltage beta is feedback ratio decided by feedback circuit. AV equal to VO upon VI dash. A equal to VO upon VI dash. A dash equal to VO upon VI. This is voltage gain of basic amplifier and this is voltage gain of feedback amplifier. VI dash equal to VI plus minus VF equal to VI plus minus beta VO. मैं दोनों साइन यहां लेके चल रहा हूं, एक पॉजिटिव फीडबैक के लिए और एक नेगेटिव के लिए. डिवाइड बाय VO, तो VI डैश अपॉन VO इक्वल टू VI अपॉन VO प्लस माइनस बीटा. ये है आपका 1/A डैश इक्वल टू 1/A प्लस माइनस बीटा. So 1 upon A dash equal to 1 plus minus A beta upon A. A dash equal to A upon 1 plus minus A beta. For नेगेटिव फीडबैक क्या हुआ? ए डैश बराबर VU अपॉन VI, यहां पर है 1/A और ये 1/A डैश, तो यह आ जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस. ठीक है भाई. फॉर नेगेटिव फीडबैक, अगर नेगेटिव फीडबैक है तो ए डैश की वैल्यू क्या होगी? A अपॉन 1 प्लस A बीटा लेस देन A, that is voltage gain decreases. For
पॉजिटिव फीडबैक, ये याद आ रहा है कल का, कल बताया है सब, है ना, कल की बात है ना। दैट इज वोल्टेज गेन इंक्रीजेस, बराबर है। तो ये याद रख लीजिएगा, पॉजिटिव फीडबैक जिसमें होगा उसमें नीचे माइनस साइन आएगा, और जिसमें नेगेटिव फीडबैक होगा उसमें नीचे प्लस साइन आएगा, क्योंकि उल्टा हो जाता है, ये बिट्टा जी उधर जाते हैं, है ना। तो ये प्लस वाली टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी, और माइनस वाली प्लस हो जाएगी। फिर क्या बताया था अपन ने, अगर अगर 1 माइनस ए बीटा 0 है, दैट इज 1 equal to a beta, that is beta equal to 1 by a, then a dash equal to infinity, that is vo upon vi equal to infinity, that is vo not equal to vi equal to 0, but vo not equal to 0। ठीक है, कोई इश्यू। तो अगर आप 1 माइनस ए बीटा यहां पर 0 रख देंगे इस वाले एक्सप्रेशन में, तो 1 माइनस ए बीटा 0 रखने पर ए डैश की वैल्यू इंफिनिटी आ जाएगी, यानी आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इंफिनिटी आ जाएगा। अब ये कब पॉसिबल है, कोई भी फ्रैक्शन इंफिनिटी कब होता है, जब न्यूमरेटर फाइनाइट हो और डिनोमिनेटर 0 हो, यानी बिना किसी इनपुट सिग्नल के आपको अल्टरनेटिंग आउटपुट सिग्नल मिलेगा, और तब पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर कैसा काम करेगा, ऑसिलेटर का जैसा काम करेगा। तो ऑसिलेटर है क्या, ऑसिलेटर एक पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर है। ऑसिलेटर एक पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर है जिसमें फीडबैक रेशियो रेसिप्रोकल ऑफ वोल्टेज गेन के बराबर होता है। जो बेसिक एम्पलीफायर है उसके वोल्टेज गेन का रेसिप्रोकल फीडबैक रेशियो होगा, यानी अगर 50 वोल्टेज गेन है तो फीडबैक रेशियो 1/50 होगा, 2%, 2% का फीडबैक आप दे दीजिए। अगर 25 है ए की वैल्यू, तो फीडबैक रेशियो होगा 1/25। समझ में आ रही बात, 40 कितना होगा, 4%, है ना, 4% के लगभग फीडबैक देना, है ना। ये जो कंडीशन है, कमेंट मत कीजिएगा, मुझे आ जाती है आवाज, यहाँ तो मेरी इजाजत ना पत्ता नहीं हिलता, ठीक है। इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में अपना फ्यूचर खराब होता है, इसलिए इधर देखो बोर्ड पे, यहाँ देखो क्या कह रहा था मैं। ये कंडीशन कहलाती है बार्क हाउसेंस क्राइटेरिया फॉर ऑसिलेटर, इसको बोलते हैं बार्क हाउसेंस क्राइटेरिया फॉर ऑसिलेटर। ठीक, दैट इज vi equal to 0 but vo not equal to 0, that is output AC signal of constant frequency and amplitude is obtained in output तो लिख ही दिया है, is obtained without input AC signal, hence positive feedback amplifier
behaves as oscillator. ठीक, तो जो लिखना बाकी था जिनका छोटा मोटा वो उसे कंप्लीट कर लीजिए। ये ऑसिलेटर का प्रिंसिपल, फीडबैक, फीडबैक एम्पलीफायर, फीडबैक वोल्टेज गेन वगैरह वगैरह हमने देखा। ये मॉड्यूल मैंने लिया था किसी से। अब ये याद रख लीजिएगा कि लेना है आपको। ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया आपका। कभी कोई कंडीशन पूछ ले तो न्यूमेरिकल जनरली या तो इस पे आता है, या फीडबैक के बाद वोल्टेज गेन क्या होगा उस पे आएगा। बाकी बेसिक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आता है। बाकी ये ऑसिलेटर का प्रिंसिपल भी है।
हाँ जी, ये किसी भी कॉमन एमीटर, ये किसी भी ऑसिलेटर का एक सर्किट डायग्राम है। बोर्ड पे क्वेश्चन आता था 2 नंबर का, ठीक है। डायग्राम बनाना होता था और ये प्रिंसिपल लिखना होता था, कंडीशन बस। तो यहाँ पर पहली बात तो ट्रांजिस्टर के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑसिलेटर, सबसे पहले तो एक डीसी एनर्जी सोर्स चाहिए। ये रहे, है। दूसरा, सीई ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर चाहिए। तीसरा, फीडबैक सर्किट चाहिए। चौथा, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सर्किट। ये 4 रिक्वायरमेंट किसी भी ऑसिलेटर में चाहिए, क्योंकि बिना किसी इनपुट सिग्नल के एसी सिग्नल कैसे मिलेगा। कुछ तो इनपुट में देना पड़ेगा। क्या इनपुट में देंगे? तो इनपुट में हम डीसी एनर्जी देंगे, और वो डीसी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या लगेगा? डीसी सोर्स, बैटरीज लगेंगी। तो एक तो डीसी एनर्जी का सोर्स चाहिए, और इसी को वो एसी में कन्वर्ट करेगा। एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफायर के पास बिल्डिंग का ढांचा बना होता है, होते हैं ना, कॉलम बीम डले हुए हैं, और वो क्या करेगा? डीसी से एनर्जी लेके उसको एम्पलीफाई करता है, और कुछ नहीं। ऑसिलेटर क्या करता है? ऑसिलेटर के पास तो कोई स्केलेटन भी नहीं है। ऑसिलेटर के पास कोई स्केलेटन नहीं है, ये तो बस इसमें एक स्विच लगेगा। तो फिर कैसे करेगा ये? तो उसके लिए एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर चाहिएगा। तो ये एक कॉमन एमीटर मॉड दिख रहा होगा आपको। एमीटर कॉमन है, ये बेस इनपुट है और कलेक्टर आउटपुट है ना? दिख रहा है सभी को? कॉमन एमीटर मॉड कल दिखा था हमने। तो ये बाइसिंग बैटरी है, जो एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन की बाइसिंग करती है, जैसा हमने कॉमन एमिटर मोड में देखा। अब हमने इसमें किया गया है, एक एलसी सर्किट लगा दिया है पैरेलल में। इसको एलसी सर्किट या एलसी टैंक टैंक सर्किट, TANK, टैंक सर्किट भी बोलते हैं। और ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। कायदे से सेकेंडरी उधर होनी चाहिए, लेकिन वो क्या करना पड़ता मुझे, ऐसे इसके ऊपर से वायर ले जाकर फिर घुमा कर इधर लगाना पड़ता, तो सुंदरता खत्म हो जाती। इसलिए अपन ने इधर ही बना दिया है कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी है। तो जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करेंगे, जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करेंगे, तो बिकॉज ऑफ ट्रांजिस्टर एक्शन ढेर सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल जनरेट होंगे, जिसको हम ट्रांजिस्टर एक्शन बोलते हैं। बार्कहाउसेन का क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ढेर सारे पॉसिबल फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल जनरेट होंगे, जो फॉरियर सीरीज से देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब रेक्टिफिकेशन होता है, तो आपको एसी को डीसी में बदलते हो तो आपको पल्सेटिंग डीसी मिलता है। क्यों मिलता है? मैंने आपको बताया था कि डायोड एक्शन के कारण एक तो डीसी सिग्नल होगा स्मूथ डीसी, उसके साथ साथ रिपल्स आएंगे, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज आएंगी। वैसा यहां भी होगा, यहां पर भी होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो सारे पॉसिबल फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल यहाँ आपको आउटपुट में मिलेंगे। वो हम दे देंगे किसको? ऐसा मोमेंटरली होगा, मतलब सारे पॉसिबल वाले बस एक मोमेंट के लिए जनरेट होंगे, फिर वो सीधे टैंक सर्किट को जाएंगे। और ये जो टैंक सर्किट है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता है 1/2 π√LC। तो आउटपुट में अब इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज मिलेगा आपको, वो इस फ्रीक्वेंसी वाला मिलेगा। बोलो ना, क्योंकि ये जो टैंक सर्किट है, इससे सारे सिग्नल ले लिए, लेकिन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसके लिए होगा? इसके लिए। इसके लिए इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी
उन सारे सिग्नल में से इसी के बराबर होगी। तो आउटपुट में जब ये सिग्नल देगा ना, सिर्फ इसी फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल देगा। और वो कहाँ जनरेट होगा? यहाँ सेकेंडरी में। अरे बोलो ना, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में जो सिग्नल देते हो वही सेकेंडरी में मिलता है। तो ये एलसी किंग सर्किट किसका काम कर रहा है? फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सर्किट का भी और फीडबैक सर्किट का भी। ये जो पूरा सर्किट है ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है, और ये ट्रांसफार्मर मिला के क्या हो गया? फीडबैक सर्किट हो गया। तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी वाला वोल्टेज मिल गया। फिर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के अक्रॉस से आपको जो मिलेगा ये फीडबैक वोल्टेज होगा। अब ये जो फीडबैक वोल्टेज आएगा ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला आएगा, वो एक्शन हो गई मोमेंटरी वाली। अब ये फीडबैक वोल्टेज अंदर जाएगा तो ये उसको एम्पलीफाई कर देगा। तो अब आपको आउटपुट में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला ही सिग्नल मिलेगा। दिस इज द वर्किंग ऑफ ऑसिलेटर। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू, बस इतना जरूर पता हो कि ये टैंक सर्किट है, एलसी टैंक सर्किट, विच कंट्रोल्स फ्रीक्वेंसी। ये आपका फीडबैक सर्किट है। ठीक, बाकी तो सब ठीक ठाक है, नोट कर लीजिए। हो गया एवरीवन? हाँ जी, पहला क्वेश्चन लिखिए। अरे हो तो गया, जल्दी लिखो।
कैरेक्टरिस्टिक बता दिए थे मैंने आपको कॉमन इमिटर मोड के, ग्राफ। ओके, हो गए थे दो, नहीं हुए थे? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। एक बार सैचुरेशन रीजन बताए थे जिसमें, और कट ऑफ रीजन शायद नहीं हुए, है ना, नहीं हुए। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर इन सीई मोड देखिए, किसी भी ट्रांजिस्टर के दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, है प्लॉटेड है, नहीं है ना? एक है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और एक है आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में ग्राफ है, कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज पर। किस किस के बीच में ग्राफ होगा? इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में। कौन है इनपुट वोल्टेज? कॉमन इमीटर में बताइए जरा, वीबी लिख दूं क्या, है ना? और इनपुट करंट आई भी लिख दूं। अच्छा, कौन होता है इनपुट जंक्शन तुम्हारा कॉमन इमीटर में? एमीटर बेस या कलेक्टर बेस, कौन होता है? एमीटर बेस होता है, वो फॉरवर्ड बायस होता है। तो एक्चुअल में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आपका वो जो डायोड का फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक होता है वैसे ही मिलेगा, बराबर है। बस यहाँ कांस्टेंट कौन होगा? आउटपुट वोल्टेज, वीसी इज कांस्टेंट। इसी तरीके से जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा? जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होगा वो आउटपुट वोल्टेज वीसीई और आउटपुट करंट आईसी के बीच में ग्राफ होगा। ये कांस्टेंट इनपुट करंट पे ग्राफ है, तो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में ग्राफ है। इनपुट करंट कांस्टेंट है, यहां पर इनपुट करंट इज कांस्टेंट, आउटपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट, इनपुट करंट कांस्टेंट। ठीक है, यहां पर तीन रीजन है जो बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से तीन रीजन है? एक तो ये आई बी इक्वल टू जीरो, आई बी जीरो है मतलब इनपुट करंट जीरो है, हाँ क्या ना? अरे आई बी जीरो मतलब इनपुट करंट जीरो है, और इनपुट करंट जीरो है तो आउटपुट करंट भी जीरो होगा। और जब आउटपुट करंट जीरो है तो स्विच ऑफ है, ट्रांजिस्टर कट ऑफ है। तो ये वाला जो रीजन है ना, दिस रीजन वी कॉल्ड, this first region we call cut off region। इसमें दोनों रिवर्स बायस होंगे, एमिटर बेस जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर बेस जंक्शन बोथ आर रिवर्स बायस्ड। जो सेकंड रीजन है ये एक्टिव रीजन है, वर्किंग के समय हम समझे हैं। इसमें एमिटर बेस जंक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होगा, याद है? और ट्रांजिस्टर को एज एन ऑसिलेटर या एज एन एम्पलीफायर जब आप यूज करेंगे तो यही बाइसिंग आपको रखनी है, एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस करना होगा आपको। और तीसरा जो रीजन है ये सैचुरेशन रीजन। और इस रीजन में ट्रांजिस्टर के दोनों जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस होंगे। चौथा वाला कॉम्बिनेशन हम यूज नहीं करेंगे, कारण कि वो फॉरबिडन है, वो ट्रांजिस्टर फ्यूज हो जाएगा आपका, है ना?
अच्छा, यहां पर भी वो स्लोप का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/स्लोप विल बी आर आई, और यहां 1/स्लोप विल बी आर ओ। स्लोप का रेसिप्रोकल इनपुट रेजिस्टेंस होगा और इधर स्लोप का रेसिप्रोकल आउटपुट रेजिस्टेंस होगा, जो हमने तीनों मॉड में वैसे लिख रखे हैं, है ना भाई? तो ये भी हो गया। और कुछ खत्म हो गया भाई? तो क्या मैं इसे मिटा सकता हूं, ये डायग्राम को? ऑसिलेटर ये तो लिख लिया है ना? इसे जरा नोट कर लें, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। 5-6 क्वेश्चन करते हैं अपन अभी, और अपन लॉजिक गेट चालू कर देंगे। आधे घंटे में क्वेश्चन खत्म करूंगा मैं। पहला क्वेश्चन, कल टेस्ट है आप लोगों का? टुमारो यू हैव अ टेस्ट? ओके। बी वालों का भी इस वीक खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। अगले वीक पे जाएगी कहानी बॉटनी की, जूलॉजी और बॉटनी, बाकी सब ओवर है। हाँ जी भाई, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। इफ आई बी इक्वल टू 40 माइक्रो एम्पियर एंड बीटा इक्वल टू 100, if IB equal to 40 microampere and beta equal to 100, then find IC and IE। आंसर मत बताइएगा, आ जाए तो बस मुझे इंडिकेशन दे दीजिएगा कि यू हैव सॉल्व्ड इट। हो गया? क्वेश्चन भी लिख लो, करो सॉल्व। इस क्वेश्चन में हो गया ये। तैयार है भैया सभी लोग? अब कैरेक्टरिस्टिक हो गए। देखिए, आपको आई बी दे रखा है और बीटा दे रखा है, तो बीटा बराबर होता है आईसी अपॉन आई बी। इससे आप आईसी निकाल लीजिए, वो होगा बीटा आई बी। बीटा इज 100 एंड आई बी इज 40 इंटू 10⁻⁻6। तो ये आ गया 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर, है ना? अब आई ई बराबर होगा आपका आई सी प्लस आई बी, 40 इंटू 10⁻⁻6 प्लस
4 इंटू 10 की पावर -3, ये IC है या IB है? 4 इंटू 10 की पावर -3 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ 1 और यहाँ 0.04 है भाई, इतना बच जाएगा, देख लेना। 4 कॉमन निकालना है ना, 0.01 बचेगा, तो आएगा 4.04 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर या 4.04 मिली एम्पियर, ये आ गया आपका 4 मिली एम्पियर। तो कलेक्टर करंट 4 मिली एम्पियर है और जो एमिटर करंट है वो, ठीक, एवरीबॉडी? if beta equal to 100, find alpha comma gamma. अगर बीटा 100 है तो अल्फा और गामा आपको निकालना है, ठीक है? फॉर्मूला आपको याद है? नहीं याद है तो कॉपी खोल के देखिए, ठीक है? तो अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, 100 अपॉन 100 प्लस 1, 100 अपॉन 101, ये आ गया 0.98 के लगभग, ठीक है? गामा इक्वल टू बीटा प्लस 1, 100 प्लस 1, 101, ठीक है? देखिए IB इक्वल टू 100 मिली एम्पियर, क्या बात कर रहे हो, 100 माइक्रो एम्पियर, IB 100 माइक्रो एम्पियर, IC 3 मिली एम्पियर। फाइंड बीटा, IE, अल्फा, गामा। नंबर 2, if for a change of 25 microampere in IB, change in IC is 100 milliampere, थोड़ा ज्यादा नहीं होंगे, 10 milliampere, then find beta AC, तो IB दिया है, IC दिया है, तो पहले तो बिट्टा निकाल लें। बिट्टा बराबर क्या होगा, IC अपॉन IB, फर्स्ट पार्ट कर रहे ले, IC is 3 into 10 to the power -3, IB is 100 into 10 power -6, तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, ओके। डेटा मैंने मन से दिया है तो थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूं, ठीक, अगर आपको कैलकुलेशन में कोई कष्ट हो रहा हो तो। चल बीटा आ गया, अभी IE निकाल लेते हैं। IE हो जाएगा आपका IB प्लस
IC, IB है 100 इंटू 10 टू द पावर -6, IC है 3 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, यह आ जाएगा आपका 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर -3, ऐसा लिख सकता हूं मैं, है ना। 10 की पावर -4 आएगा ये, अरे पावर 2 और -6 तो -4, तो ये 10 की पावर -1 अलग कर दी और ये 10 की पावर -3, तो ये आ गया आपका 3.1 इंटू 10 की पावर -3, 3.1 मिली एम्पियर। तो बीटा भी आ गया, IE भी आ गया, अल्फा निकाल लीजिए, IC अपॉन IE 3 अपॉन 3.1 0.98। अब आप देख लेना वो डेसिमल के किस प्लेस तक जाता है, कभी कभी वो डेसिमल के तीसरे प्लेस तक कष्ट दे देंगे आपको, तो आप थोड़ा फिर हिम्मत रखना और फोर्थ प्लेस तक देखना कि कहीं राउंड ऑफ करके तो नहीं दे दिया है, समझ रहे हो। हाँ, ऐसा नहीं होगा वैसे तो। और कुछ रह गया उसमें, गामा रह गया, तो गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1, 100 प्लस 1, 30 प्लस 1, 31। ठीक है दादा, सेकंड पार्ट में बीटा ऐसी पूछा है, वो होगा डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। याद है चेंज में AC वाला गेन होते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू में DC वाले गेन होते हैं। करो कैलकुलेशन करके, ये कितना है, 10 मिली एम्पियर है, 10 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय डेल्टा थोड़ी सी IB दे 25 इंटू 10 टू द पावर -6। थोड़ी सी आ पिला रहा है, मैं पिला थोड़ी सी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन लिखिए। फॉर a common emitter amplifier RO equal to, for a common emitter amplifier RO equal to 4 kilo ohm, RI 1 kilo ohm, RO equal to 4 kilo ohm, RI 1 kilo ohm, IC rather than delta IC equal to 1 milliampere and delta IB 20 microampere. Find its current gain, voltage gain and power gain. मिटा दो भाई ये वाला, दादा देखिए करंट गेन तो होगा अल्फा, नहीं बीटा, वो होगा डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB 10 पावर -3 अपॉन 20 इंटू 10 पावर -6। ठीक है, तो ये होगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 अपॉन 2, 50 आ गया,
बीटा आ गया 50, ये करंट गेन आया, वोल्टेज गेन होगा करंट गेन इनटू रोरी, ठीक है, तो बीटा इनटू आर ओ अपॉन आर आई, तो 50 आर ओ इज 4, आर आई इज 1, सो इट इज 200। जो पावर गेन होगा वो होगा करंट गेन इनटू वोल्टेज गेन, सो इट इज 50 इंटू 200, इट इज 10 की पावर 4। पूरा ही लिख दो, सुंदर दिखेगा, ज्यादा दिखेगा, ठीक है। ठीक भाई, अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट वन। फॉर a common emitter circuit, for the common emitter circuit, collector to emitter voltage, collector to emitter voltage is 12 volt, collector to emitter voltage is 12 volt, current gain is 100, current gain is 100, and B and base current is 0.04 milliampere, and base current is 0.04 milliampere. Find RC if VBE, if VBE is 0.5 volt, then find RB. ये मिटा दूं ना भाई ये वाला, ऐसा कोई जो पीछे पीछे चल रहा हो बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा अपन ने तगड़ा माल बना दिया इस बार, ठीक है। चल ले, आई भी दे रखा है तुझे, बीटा दे रखा है, आई भी है 0.04, VCE आपको दे रखा है कितना 12 वोल्ट, और VBE क्या चीज, IB IC आ जाएगा
VBE आपका है 0.5 वोल्ट, बस इतना डेटा है अपने पास। और एक ये आपको बैटरी दे रखी है 20 वोल्ट की। तो अब ऐसा कोई गरीब नहीं होगा जो आईसी ना निकाल पाए। है कोई गरीब ऐसा? है तो यहाँ झोली फैला के बैठ जाए। ठीक है, बराबर है। लोग बाग फार्मूले डाल डाल के चले जाएंगे। ठीक है, अगर उनके पास है तो। नहीं तो चार्ली चैपलिन की पिक्चर के जैसा होगा, फिर वो सारी जेब खकाल लेता और कुछ नहीं मिलता, फिर वो भिखारी नीचे से देता कि ले। ठीक है, ओके भाई। तो दादा ऐसा ना हो। आओ दादा, आईसी निकालेंगे दादा। आईसी बराबर बीटा आई बी 100। बीटा 100 है ना, बीटा की वैल्यू नहीं लिखी अपन ने, 100। तो 100 इंटू आई बी 0.04, तो आ गया 4 मिली एम्पियर। क्या है, सभी को क्लियर है? तो भाई बिट्टा तो आ गया। अब आप देखिएगा कि यहां ये टोटल करंट चला आपका IE, है ना। इधर कौन आया? IE। इधर IC और इधर IB। दो पार्ट होंगे इसके। यहां पर इधर से इमीटर करंट आया, तो इधर कलेक्टर करंट और इधर से बेस करंट। राइट, ठीक है भाई। ओए, तो क्या है? मैं काम करता हूं, मैं आउटपुट में एक चक्कर लगा लेता हूं KVL का। तो KVL इन आउटपुट। अब मैं तुमसे क्या छुपाऊं, तुम्हारे पास लिखा हुआ है VCC इज इक्वल टू VCE। याद है, कल कल ही तो लगाया था। वैसे ही लगाएंगे? बोले नहीं, एक बार और बताओ ना, वैसे ही समझाओ। ले ले तू, ये माइनस ये प्लस, इधर यहाँ का पोटेंशियल प्लस, यहाँ का माइनस। चल निकल, माइनस से प्लस पे गया तो 20। ICRC, इसको नाम दे दें VCC। तो VCC माइनस ICRC इक्वल टू VCE, या माइनस VCE बराबर 0। कोई शक? माइनस से प्लस पे गए VCC, करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव। प्लस से माइनस पे गए तो वोल्टेज नेगेटिव। अरे यार, बोलो ना, ये तो याद है हमको, यही होगा। क्या हो सकता है इसके अलावा, तुम बताओ। चल, पूछा क्या, ये तो भूल ही गए। RC पूछा है, ओके। तो ICRC इक्वल टू VCC माइनस VCE। तो RC आ जाएगा तुम्हारा VCC माइनस VCE डिवाइडेड बाय IC। VCC 20, VCE 12, IC 4 इंटू 10 टू द पावर -3। ये आ गया 8/4, 2 इंटू 10 की पावर 3। तो 2 किलो ओम आ गया भाई ये। ठीक है, अब आप KVL लगाइए। अप्लाई KVL इन इनपुट प्लस आउटपुट। मतलब बाहर बाहर घूमना है, इनपुट के बाहर और आउटपुट के बाहर, है ना। तो ऐसे जाएंगे, ऐसे घूम के, ऐसे घूम के और वापस आ जाएंगे। समझे क्या? ऐसे घूमना है अपने को, है ना। घूम लें, घूमने में डर तो नहीं लगता? बोले बिल्कुल नहीं सर, पलासिया तक चले जाते हैं। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो। चल, यहां से माइनस से प्लस पे गए तो 20, करंट की डायरेक्शन में ICRC, तो माइनस IC हम निकाले हैं 4 इंटू 10 की पावर -3, और RC भी निकाले हैं 2 किलो ओम, 2 इंटू 10 की पावर 3। अरे तुम इधर काहे घुसे?
RIC की तरफ क्यों गए तुम? तुम्हें उधर तो जाना ही नहीं था ना, तुम्हें तो इधर आना था ऐसे। तो तुम आओ -IB/RB, समझे क्या? फिर यहां से इधर आओ, बेस है तुम्हारा, बेस, बेस से मीटर जाओगे तो VBE आएगा, बेस पॉजिटिव पे है और एमीटर, तो बेस से आप एमीटर की तरफ जाइए तो -VBE = 0। क्या मेरी बात समझ में आई? सभी को क्लियर है? पाथ क्लियर है? इनपुट और आउटपुट दोनों में जो कॉमन लूप है वो लिया है, मैंने बता भी दिया है। हेलो, ओनली इनपुट ओनली आउटपुट, और ये वाला जो लूप है इनपुट आउटपुट में कॉमन है, और कोई लूप है नहीं यहाँ तीन के अलावा। चौथा अगर दिख रहा है तो मोतियाबिंद है, ठीक। फोर्थ तो है ही नहीं, फोर्थ है ही नहीं, देयर इज नो फोर्थ लूप। राइट ब्रदर? वैल्यू डालो। VCC कितना है? 20। IB कितना है? 0.04 × 10⁻³ RB निकालना है, VBE 0.5 है, तो ये आ गया 19.5। RB = 19.5 अपॉन 0.04 × 10⁻³ ये 10⁵ को ऊपर भेज रहा हूं मैं, तो 19.5 अपॉन 4 × 10⁵, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। ठीक है भाई? ये थोड़ा सा मान सम्मान बढ़ गया आपका। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को देख के आप घबराइएगा मत। जो ट्रांजिस्टर के 3-4 फार्मूले हैं वो, प्लस जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी पुराना वाला है, किरचॉफ लॉ वगैरह, वो लगाइएगा और काम कीजिएगा। ठीक है, कर लेंगे कि नहीं? अब हेडिंग डालिए, लॉजिक गेट्स। देखिए, लॉजिक गेट्स क्या सबका हो गया? लास्ट पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर, और ये अपन ने पूरा पूरा पढ़ा है भाई, है नथिंग वी हैव लेफ्ट, कोई चीज छोड़ी नहीं है, पूरा पढ़ा है। आप बिंदास क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक भाई साहब, देखिए, पहले हम लॉजिक की बात करेंगे। अगर आपको लॉजिक गेट समझने हैं तो पहले लॉजिक समझिए। आओ लॉजिक समझे। पहले मुझे बताइए सेंटेंस क्या होता है? A sentence is a collection of words which has a definite meaning. सेंटेंस वर्ड्स का वो कलेक्शन है जिसका एक डेफिनेट मीनिंग होता है। मार्केट, यू, गोइंग, आर, ये सेंटेंस नहीं है। ये तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने
कुनबा जोड़ा, ठीक है। ओके, बराबर है भाई। ये तो मतलब कोई मीनिंग नहीं है, ऐसे चार वर्ड दे दिए, ऐसे ही जंबल करके रख दिया अपन ने। ऐसा वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जिसका एक डेफिनेट मीनिंग होता है, वी कॉल इट सेंटेंस। समझ लीजिएगा, ये एक भी नंबर इसका जाएगा नहीं आपका, ये गारंटी देता हूं, ठीक है। रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़नी। सेंटेंस क्लियर है। अब सेंटेंस भी फिर दो तरीके के हैं, तीन तरीके के हैं, ढेर सारे, हमें सिर्फ एक से मतलब है, स्टेटमेंट। व्हाट इज ए स्टेटमेंट, आपको ये पता होना चाहिए। स्टेटमेंट वो सेंटेंस होता है जो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। स्टेटमेंट वो सेंटेंस होता है जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। साइमल्टेनियसली ये ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता, जिसकी ट्रूथफुलनेस को आप जज कर सकते हो। अरे बोलो ना, समझ में आ रही बात? जैसे मैं कहता हूं कि भोपाल इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये फॉल्स है। तो जो मैंने कहा वो एक स्टेटमेंट है, और वो कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। इफ आई से दैट कोवैक्सीन इज ए वैक्सीन फॉर कोविड, तो ये स्टेटमेंट है या नहीं? ओ माय गॉड, कोवैक्सीन नहीं है क्या? तो फिर बोलो ना ट्रू स्टेटमेंट है। भगवान रक्षा करना। समझ में आ रही बात? अरे ट्रू स्टेटमेंट है कि नहीं? तो जिसके बारे में आप ये कह सको कि वो ट्रू है या फॉल्स, ऐसा सेंटेंस स्टेटमेंट होगा। अगर स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो हम बोलते हैं फॉल्स है, एफ है। वो फॉल्स ट्रूथ वैल्यू को हम जीरो से इंडिकेट करेंगे, और ट्रू ट्रूथ वैल्यू को हम वन से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और इसी में थोड़ी सी बात करेंगे। मान लीजिए आपको दो स्टेटमेंट दिए, और उन दो स्टेटमेंट का एक जॉइंट स्टेटमेंट आपने बनाना है। दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हम लॉजिकल कनेक्टिव्स की हेल्प लेते हैं, एंड, और, नॉट, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, डॉट डॉट डॉट, देन। अरे बोलो ना। तो ये लॉजिकल कनेक्टिव दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को जब कनेक्ट करेंगे, तो जो ओवरऑल कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे? पहले हम बात करते हैं कंजंक्शन की या एंड की। एंड की बात करेंगे। तुम गए किसी के यहाँ, उसने पूछा और भाई साहब आइए, कैसे क्या है, चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? अब अपन ने स्टेटमेंट दिया, आई विल ड्रिंक टी एंड कॉफी। उसने दोनों लाके रख दी। अगर तुमने दोनों नहीं की तो भी तुम्हारा गला पकड़ेगा। अगर तुमने चाय पी कॉफी नहीं पी तो भी तुम्हारा गला पकड़ेगा। तुमने कॉफी पी चाय नहीं पी तो भी तुम्हारा गला पकड़ेगा। तुम्हें दोनों ही पीना पड़ेगी। समझ में आ रही बात? यानी दो स्टेटमेंट का कंजंक्शन, दो स्टेटमेंट को जब आप एंड से जोड़ते हो ना, वो तभी ट्रू होता है जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो। मैं अगर ऐसा कह दूं कि भोपाल इज कैपिटल ऑफ एमपी एंड लखनऊ इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है, ये साफ झूठ है। अरे बोलो ना, अरे बात समझ में? तो एंड कब ट्रू होता है? जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं। बाकी सारे केस में ये क्या होगा? फॉल्स। यानी अगर एक स्टेटमेंट है ए, दूसरा स्टेटमेंट है बी, तो ए एंड बी, एंड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ट्रूथ वैल्यू क्या होगी इस कंपाउंड स्टेटमेंट की? और मैं इसको 0 1 में लिख दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? 1 1 0 0 1 0 1 0, चार कॉम्बिनेशन हो गए। जब ये दोनों ट्रू होंगे तो इनका जो एंड होगा वो ट्रू होगा। बाकी सारे केस में ये कोई दिक्कत आ रही? ये लॉजिक है।
ये अगर आपने समझ लिए तो पूरा बुलियन अलजेब्रा आपके अंदर उतर जाएगा। और दिक्कत ये होती है कि हम इसको नहीं पढ़ते, हम सीधे गेट पे आ जाते हैं। पहले लॉजिक क्लियर करो फिर बात करो। क्लियर है भाई? और की बात करेंगे, पूछा क्या लोगे, आई विल टेक टी और कॉफी, दोनों ला दी। वो एक ही केस में तुम्हारा गला पकड़ेगा और तुम्हें पछीट देगा। कौन से केस में? जब आप दोनों नहीं पियोगे। अगर आपने दोनों पी लिया या कोई भी एक पी लिया तो आपने जो कहा था वो सही कहा था, आपने गलत नहीं कहा था। ठीक, समझ आना था तुम्हें कि एक ही लाना था, दोनों क्यों लाए? अरे बोलो ना। यानी अगर आप बात करें और की, तो ए बी और ए और बी, और मतलब प्लस, तो 1 1 0 0 1 0 1 0 या जाएगा 1 1 0। तो दो स्टेटमेंट का एंड कब ट्रू होता है? जब दोनों ट्रू हो। और कब ट्रू होता है? जब कोई भी एक ट्रू हो। इसी तरीके से आपका निगेशन आता है, डिनायल, डिनाई करना, उसमें नॉट लगाना होता है। ग्रामेटिकली आपको डिनाई करना होता है, दिस रोज इज रेड, इसका निगेशन क्या होगा? दिस रोज इज नॉट रेड। अरे बोलो ना, मून इज ए स्टार, तो मून इज नॉट ए स्टार। अरे बोलो ना। याद रखना, अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो उसका निगेशन फॉल्स होगा, और अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसका निगेशन ट्रू होगा। ट्रू का नॉट फॉल्स और फॉल्स का नॉट ट्रू। कोई दिक्कत? क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो इस पे आपका नॉट गेट काम करेगा। ये ए है तो इधर होगा ए बार, इसको बार से इंडिकेट करते हैं, ऊपर बार लगा देते हैं, मतलब ये नॉट ऑपरेशन है। तो 0 का 1 और 1 का 0। तो ये तीन तरीके के मेन आपके लॉजिकल कनेक्टिव्स हो गए, और इन्हीं पे आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करेंगे। अब ये जो लैंग्वेज है ना 1 और 0 की, इसको बोलते हैं बाइनरी अलजेब्रा। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 9 तक के 10 डिजिट यूज करते हैं आप, इसलिए उसको डेसिमल बोलते हैं। बाइनरी में 2, ऑक्टल में 8, हेक्साडेसिमल में 16। ये अलग अलग नंबर सिस्टम है, ये अलग अलग नंबर सिस्टम है जो हम यूज करते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ दो ही चीजें होंगी जिनका यूज करेंगे। यानी ऐसा कोई भी डिवाइस जो बाई स्टेट डिवाइस है, जो बाइनरी डिवाइस है, जिसकी दो स्टेट है, उसका यूज आप कर सकते हो। और ऐसे इनफाइनाइट डिवाइसेस आपको अपने आसपास मिल जाएंगे। जैसे पंच कार्ड। पंच कार्ड एक कार्ड होता था ऐसा, जिसमें कुछ जगह होल्स होते थे और कुछ जगह होल्स नहीं होते थे, और उसी में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होती थी। तो जहां होल है वो 1 है, जहां होल नहीं है वो 0 है। इसका मतलब 1010 में कुछ लिखा है यहाँ। समझ में आ रही बात? आपका जो बार कोड है, बार कोड देखे हो कभी? कुछ व्हाइट डॉट होंगे, फिर उसके बाजू में व्हाइट व्हाइट, फिर ब्लैक ब्लैक ब्लैक। जो व्हाइट है ना वो 1 है, और जो ब्लैक है ना वो 0 है। समझ रहे हो आप? मतलब 1010 में बहुत सारी जानकारी उसमें लिखी हुई है, 0 और 1 की लैंग्वेज में। आ रही बात समझ में? इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटाइज्ड है 1, अनमैग्नेटाइज्ड है 0। स्विच ऑन है 1, ऑफ है 0। डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है 1, रिवर्स बायस्ड है 0। ट्रांजिस्टर कट ऑफ है 0, सैचुरेटेड है 1। मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है 0, एक्साइटेड स्टेट में है 1। एटम ग्राउंड स्टेट में है 0, एक्साइटेड स्टेट में है 1। हम पहुंच गए नैनो टेक्नोलॉजी पे, जहां पे मॉलिक्यूल को दो स्टेट में लाते हैं अपन। कि देख, या तो तू ये ग्राउंड स्टेट में रहेगा या फिफ्थ पे रहेगा, सेकंड थर्ड फोर्थ पे रहा, जहां मिला ना वहां लत मार के भगाऊंगा। तो दो ही स्टेट में रहने के लिए उसको हम डिजाइन करते हैं। तो एक एक एटम जो है ना आपका, वो लैंग्वेज बोलता है बाइनरी। तो ट्रिलियंस ऑफ एटम जब एक साथ लैंग्वेज बोलते हैं ना,
तो नैनो रोबोट बनते हैं। आप समझ रहे हो बात को? कोई मेडिकल में आगे जाएगा तो मुझे याद कीजिएगा, 8-10 साल बाद तो वैसे भी इंजीनियरिंग मेडिकल में मिलने वाला है, और मेडिकल इंजीनियरिंग में कई कोर्सेज ऐसे आएंगे, इंजीनियरिंग वाले मेडिकल पढ़ेंगे, और कई कोर्सेज ऐसे आएंगे जिसमें मेडिकल वाले इंजीनियरिंग भी पढ़ेंगे। अब रुको तो सही। ठीक है भाई, क्लियर है ये मेरी बात? चलो, ये बात भी हो गई, बाई स्टेट डिवाइस हो गया। यार सर, हम तो गेट वेट बनाएंगे तो स्विच से बना लेंगे, डायोड से बना लेंगे, ट्रांजिस्टर से बना लेंगे, ये किस पे काम करते हैं? सिग्नल पे। अब कौन से सिग्नल लगेंगे इसके लिए? तो इसके लिए डिजिटल सिग्नल लगेगा, स्क्वायर वेव लगेगा। डिजिटल सिग्नल या स्क्वायर वेव जो आपका काम करता है वो ऐसे ही काम करता है। दो तरीके के सिग्नल होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल पे जो काम करते हैं वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। डिजिटल सिग्नल पे जो काम करते हैं वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। एनालॉग क्लॉक है ये आपकी, एनालॉग क्लॉक है, लेकिन ऐसी क्लॉक जिसमें डिजिट्स आएंगे वो डिजिटल क्लॉक होगी। समझ में आ रही बात? तो ये डिजिटल सिग्नल है, ये किसी भी लॉजिक गेट का इनपुट होगा। इसकी दो ही वैल्यू होंगी, या तो ये हाई वोल्टेज होगा या ये लो वोल्टेज होगा। जो हाई होगा वो 1 होगा, जो लो होगा वो 0 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? अब इस पे आपका एंड गेट कैसे काम करेगा? कोई भी लॉजिक गेट, कोई भी लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। कोई भी लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जो लॉजिकल डिसीजन लेता है और अपना आउटपुट देता है। लॉजिकल डिसीजन लेगा और अपना आउटपुट देगा अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ दैट गेट। जैसे एंड गेट है तो ये लॉजिक लगाएगा, और गेट है तो ये लॉजिक लगाएगा, नॉट गेट है तो ये लॉजिक लगाएगा। आ रही बात समझ में? यानी एंड गेट को यह पता है कि जब मुझे दोनों सिग्नल हाई मिलेंगे ना, मतलब पहला वाला वोल्टेज भी हाई है और दूसरा वाला भी हाई है, तो मुझे आउटपुट वोल्टेज हाई देना है, और किसी बाकी तीनों केस में मुझे लो आउटपुट वोल्टेज देना है। कोई दिक्कत? और बड़ा इजीली बना लेंगे, 2 मिनट में बना लेंगे। लो, ये रहा तुम्हारे दो स्विच सीरीज में है, एक बल्ब कनेक्ट कर दो बैटरी के साथ, ये बन गया तुम्हारा एंड गेट। जब दोनों स्विच ऑन होंगे ना तो ही तुम्हारा बल्ब जलेगा। यानी बल्ब जलेगा मतलब आउटपुट इज हाई, बल्ब नहीं जला, लो। और बोलो ना, ऐसे ही कहा अपन ने, दो ही स्टेट है, बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। नहीं जल रहा है तो 0, जल रहा है तो 1। स्विच ऑन है दोनों, 1-1, बल्ब जला 1, इनपुट भी 1, स्विच ऑन तो बल्ब चला। और बोलो ना, एक ऑन एक ऑफ, नहीं चला। और गेट में इन्हें पैरेलल में जोड़ दो, पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे, पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे, कोई भी एक स्विच ऑन कर दो आप, तुम्हारा बल्ब जल जाएगा। यानी कोई भी एक इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हाई होगा, बराबर है। नॉट गेट है वो भी अपन कर लेंगे, 5-7 मिनट बाद फिर मिल लेंगे। ब्रेक ले लीजिए आप, अटेंड नेचर्स कॉल, नॉट द थर्ड फ्लोर। जल्दी से आ जाएगा। है ना अभी?